बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। से मिलाओ गुड मॉर्निंग और आप सबको हज भी मुबारक हो, क्योंकि आज सऊदी अरब में हज अदा किया जा रहा है। मनासिक हज की अदायगी के साथ ही मिना में खैमों का शहर भी आबाद हो चुका है। आज़मीन खैमों के आर्जी बस्तियों में एक रोज़ क़याम करेंगे और आज हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा और मस्जिद नमरा में खुतबा हज भी होगा। हुजाज आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे और ईद उल अज़हा कल 10 ज़िलहज को सऊदी अरब में मनाई जाएगी और गिलाफ़े काबा की तब्दीली के रूपर तकरीब जो है वो भी जारी है। बिल्कुल, वो भी कल गिलाफ़ काबा तब्दील हो चुका और 120 किलोग्राम सुनहरी धागे और 100 किलो चांदी का धागा भी इस्तेमाल किया गया था। और इस दफ़ा कोरोना की वजह से 60,000 अफराद हज की सादा हासिल कर रहे हैं, जिनमें सिर्फ मकामी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। यानी कि इस बार भी सिमल कोरोना की वजह से वो सादत हासिल नहीं हो सकी जो कि हर साल लाखों यानी कि 30 लाख के अराउंड लोग हज करते थे और ये बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस होता है। अल्लाह ताला सबको हज नसीब फरमाए। लेकिन इस बार भी और लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ कि कोरोना वायरस की वजह से हज के जो वहाँ पर जाने वाले आज़मीन थे वो उतनी तादाद में नहीं हो सके, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हज हुआ है। इसी में हम सब खुश हैं। बिल्कुल, और हज अदा किया जा रहा है सऊदी अरब में, लेकिन आप दुआ मांग सकते हैं दुनिया में कहीं पर भी हों कि अल्लाह ताला अपना करम करे, अपनी रहमतें हम पर नाज़िल करे और कोविड की सिचुएशन से हम जल्द बाहर निकल आए। खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक बार फिर से कोरोना का वार जो है वो तेज़ होना शुरू हो गया है, पॉजिटिव रेशो बढ़ना शुरू हो गई है और ऐसे में अगर हमने एहतियात ना की तो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकती है। प्रोग्राम में आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। तो टॉप स्टोरीज में सबसे पहले है पाकिस्तान में कोरोना से 30 अफराद जान से चले गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 4.95। कराची में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें 93%, जबकि लाहौर में 80% मरीज डेल्टा वायरस का शिकार है। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का सुल्तान? 3 बड़ी सियासी जमातें खित्ते में सियासी बरतरी हासिल करने के लिए एक दूसरे पर इंतखाबी जलसों में इल्ज़ामात लगाने पर मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। और आम शहरियों के मसाइल। महंगाई की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किलो कीमत में 85 रुपये तक पहुंच गई है और इसके अलावा आम मार्केट में चीनी 110 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ईद के करीब आते ही सब्जी और मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। और जी मेहनत में अजमत है, इसकी एक मिसाल आपके सामने। लाहौर का मोहम्मद आमिर घर में बेकरी की अशिया बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करके अपने घर वालों का सहारा बन गया। आमिर बनेगा आज हमारे 24/9 का मेहमान। टॉप स्टोरीज आपने जानी और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक अफसोसनाक खबर आज सुबह जब मिली और अबूजर यकीन जानिए कि बहुत दिल दुखी हुआ। डेरा गाजी खान में राजनपुर जाने वाली बस और ट्रॉलर में जो खौफनाक हादसा हुआ और इस हादसे के नतीजे में 27 मुसाफिर जाँ बहक हो गए और मुतादिद ज़ख्मी भी हैं। लाशें और ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं और अभी भी उनकी इमदाद जारी है। और बड़ा अफसोसनाक ये हादसा था और अक्सर ऐसे हादसा जब हाईवेज़ पे होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुख इस बात पर भी होता है कि जो ड्राइवर्स हैं वो इतनी तेज़ रफ्तारी से बसें अपनी चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, जिसकी वजह से अगर हादसा हो जाए तो कितनी कीमती जानें चली जाती हैं। बिल्कुल, और आप देखें कि ये वो मुसाफिर हैं जिन्होंने अपनी मंजिलों पर पहुंचना था, जिन्होंने शायद अपने घरों में जाना था और चूंकि ईद की छुट्टियों के लिए भी कुछ लोग आज ही निकल गए थे, तो ये भी हो सकता है कि मुसाफिर में ये ईद मनाने जा रहे हैं और उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि गलती किसकी थी, बस या ट्रॉलर जो खौफनाक हादसा हुआ। और इस वक्त भी वहाँ पर जो जख्मी है उन्हें अस्पताल मुंतकिल करके वहाँ पर तिब इमदाद दी जा रही है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जख्मियों को जल्द से जल्द तिब इमदाद मिले। और अगर मज़ीद ये देखिए मतलब सामने अब हमारे मनाजिर आ रहे हैं ये हादसे के, कितना दिल दहलाने वाले वाक़यात होते हैं। और ये देखिए बेचारे मासूम अपनी जानों से चले गए। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे जो दुनिया से चले गए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसी पर मेरे ख्याल में कि अगर किसी की गलती है तो फिर जो हाईवेज़ पे पेट्रोलिंग हो रही है कि जी तेज़ बसों को चलने से या ट्रेलर को रोका नहीं जाता है और अगर हादसा हो तो फिर बाद में से परेशानी का इज़हार किया जाता है। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक और अफसोसनाक रवैया जिस पर पाकिस्तानी अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि लापरवाह होते जा रहे हैं और वो है कोविड के SOPs को फॉलो करना। लोग ये समझते हैं कि शायद अब कोविड खत्म होता है तो साथ ही हम शुतरे बेमुहार की तरह बगैर मास्क पहने बगैर SOPs को फॉलो करें, मार्केट्स में भी फिर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं और उसका नतीजा आप देखिए कि पॉजिटिव रेशो बढ़ना शुरू हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में मजीद 23
30 लोग जान की बाजी हार गए और मरने वालों की उससे कुल तादाद जो है वो 22,811 हो गई बिल्कुल। है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ओवरऑल जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी है। मुख्तलिफ शहरों से यही खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के जो पॉजिटिव रेशो के पेशेंट्स आते हैं उनमें 80% 70% जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। यानी कि आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो और ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो वैक्सीन लगाना ही इस वक्त हम यही कहेंगे कि वाहिद हल है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि वेरिएंट्स तो बदलते रहेंगे, इसकी शक्ल बदलती रहेगी। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर आप इस वक्त रिस्क पे हैं। बिल्कुल, वैक्सीन लगाने के साथ साथ फिर वही बात कि SOPs को ज़रूर फॉलो करना है। ये बात नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल जी, डेल्टा वेरिएंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो इंडियन वेरिएंट है जिसने भारत में तबाही मचाई और अब पाकिस्तान में भी उसकी परसेंटेज और रेशो जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। इस पर हम बात करेंगे। CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, हम अगर बात करें डेल्टा वायरस की और डेल्टा वेरिएंट की, पाकिस्तान में इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। 93% मरीज जो हैं वो अब डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। कैसे हम बच सकते हैं जबकि इस वेरिएंट की ट्रांसमिटी यानी कि फैलने की जो इस्तादात है वो बहुत ज़्यादा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जी ये कोई वेव्स जो है ना, एक कोविड एक पेंडेमिक है जो कि मुस्तकिल रहेगा जब तक कि दुनिया में ये ख़त्म ना हो जाए या फुल वैक्सीनेशन ना हो जाए। और इसकी जो है ना वो क्योंकि वायरस जो है अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए एक स्ट्रगल करता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहता है ह्यूमंस के साथ, ताकि इतना इफेक्टिव भी ना हो कि इसको मार दिया जाए और इतना वो भी ना हो। तो ये एक मामूली फ्लू बन जाएगा, लेकिन आपको उसी तरीके से SOPs पे अमल कराना और वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर कोई और हल नहीं है। हमको इसके साथ जीना सीखना होगा साल 1.5 साल, उसके बाद जाके इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा और फिर ये एक नॉवल फ्लू की हैसियत हो जाएगा। लेकिन साल 1.5 साल 2 साल हमको अभी इसके साथ रहना होगा। और ये जो वेव्स आ रही हैं ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी ही वजह से है। हम जो SOPs पे अमल नहीं करते, इनडिसिप्लिन लोग हैं हम लोग। जब जो चीज़ खुलती है ऐसा खुलती है, जब खुलती है तो हम इस तरीके से उसके ऊपर हमला करते हैं जैसे कि आइंदा कभी फिर खुलेगी नहीं रहेगी। उसी वजह से फिर हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ता है, फिर चीज़ों को बंद करना पड़ता है। खुदारा एक दफ़ा इसके साथ जीना सीख लें, SOPs पे अमल करें तो हम फिर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब कि SOPs को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तो साथ ये बताइएगा, लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जो डेल्टा वेरिएंट है जिसने भारत में तबाही मचाई, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी ये पहुंच चुका है, तो ये बताइएगा पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो वेरिएंट्स आ रहे हैं 80% तक आ रहे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स कितने होते हैं इनमें से? कह रहे हैं जो बहुत तेज़ी से अगर होता है तो फिर उसके असरात क्या हैं, कुछ डिफरेंट हैं? देखें, इसका क्रिटिकलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो इन्फेक्शन रेट है ना, स्प्रेड होना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और लेकिन अगर जो क्रिटिकल भी होता है ना वो फौरी होता है, मतलब विद इन 2-3 दिन के अंदर क्रिटिकल हो जाता है। इसीलिए इसके लिए एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और वैक्सीनेशन करा लेना है। एक बात समझ लें कि जो वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को हो रहा है, कुछ लोग उसको वो बहाना बनाते हैं कि जी वैक्सीन लगाने से भी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेट लगाने के बावजूद भी हुआ वो तो रेशियो बहुत कम था, 0.04 और 0.08 के हिसाब से, जिसको सिंगल डोज और डबल डोज के ऊपर था। दूसरी बात यह है कि अगर हुआ भी तो उनको माइल्ड केस हुआ, मतलब 1-2 दिन सिम्टम्स हुए फिर नॉर्मल हो गए। तो इसलिए वैक्सीन ही हल है। और जब तक कि हमारी क्या पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तो ये वायरस अपने उस पर नहीं आएगा कि हम लोग फिर जो है ना आराम से जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 4th वेव 3rd वेव कुछ नहीं होता, ये एक मुस्तकिल पेंडेमिक है जो चल रहा है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। लेकिन हम इसमें स्पाइक्स भी तो देख रहे हैं ना, ग्राफ अप एंड डाउन भी देख रहे हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अब जब से ये डेल्टा वेरिएंट आया है ग्राफ दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया। हम 2 से नीचे आ गए थे पॉजिटिव रेशो में, अब फिर 5 क्रॉस भी किया, आज भी 4.95 है। क्या आपको लग रहा है कि एक दफा फिर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रेशो की तरफ जाएंगे जहां पर हमने 20% भी देखा पॉजिटिव रेशो? अभी जो है ना, देखें इसका जो अगर आप ग्राफ देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है जी। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हमने एहतियातें नहीं की, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग डिसिप्लिन हो जाएं और हम एक रेशियो के अंदर लेते रहेंगे और हम जो है ना अपने आप को वैक्सीनेट करते रहेंगे ताकि हम होगा। अगर हमने डिसिप्लिन नहीं हुए
तो ये स्पाइक्स आते रहेंगे। आज आप खोलेंगे चीज़ों को, फिर महीने के बाद फिर बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों को, मेरी सबसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा वैक्सीनेट करा लें। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बिलीव ना करें, इतना नुकसान इसने पहुंचाया है। आप लोग अपना तरीके से एक दफा समझ लें कि अब साल, 1.5 साल, 2 साल निकालेंगे, इंशाल्लाह अगली ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे हम लोग, अगर हमने डिसिप्लिन रखा है। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने कहा वैक्सीन लगवाएं, लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जो वैक्सीनेशन है वो तमाम किस्म की वेरिएंट्स को कवर कर लेती है? कोई ऐसा मसला तो नहीं आया कि अगर कोई वैक्सीन लगवाई और वेरिएंट उस पर असर कर जाए? मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी तक तो ये है ना कि सर सब में कर रही है, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन हल यही है ना, अभी तो यही वैक्सीन है, लगा लें इसको खुदारा, आप बच जाएंगे इसके साथ। और अगर हुआ भी तो माइल्ड होगा। इसलिए मेरे अपने कोई बहुत करीबी लोग रहे हैं जिनको हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको हुआ वैक्सीन लगाने के बाद भी, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो गए, वापस 10 दिन के अंदर काम पे आ गए। वैक्सीन जो भी अवेलेबल है वो जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद हल है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बाकी है कि जब तक 70-80% तक वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती हमारी आबादी, हमें एसओपीज को भी फॉलो करना है, खुद को भी बचा कर रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को। और अब तो WHO ने भी कह दिया तमाम किस्म की वैक्सीन तमाम ममालिक में एक्सेप्टेबल होंगी, तो फिर अब ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि अभी यही एक वाहिद हल है। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। अफगानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ बदलती जा रही है, और अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खैल समेत सीनियर सफारती अमले को वापस भी बुला लिया है। और उन्होंने ये बताया है कि अफगान सफारतकारों के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक अमले को वापस बुलाया, जबकि अफगानिस्तान का वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करके मामले का जायजा लेगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है वीडियोज़ के ज़रिए कि अफगान सफ़ीर की बेटी पहले कहाँ से वो टैक्सी उन्होंने ली और फिर उसके बाद वो कहाँ गई और उसके बाद किस तरह से उन्होंने आगे पूरा प्लान किया। शेख रशीद ने तो ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं किया जा रहा, इनफैक्ट उनके कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ और ये पूरा मामला जो है वो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी शेख रशीद से कहा है कि जल्द अज जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और अगर कोई मुल्जिमान इन्वॉल्व हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अफगान उमूर के हवाले से मौजूद हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। रुस्तम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो इस वक्त सूरत हाल है अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले पर, आप जो सूरत हाल देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने सफ़ीर भी बुला लिए, अपना सफारती अमला भी वापस बुला लिया, ये मूव आप कैसी देखती हैं सूरत हाल में खित्ते में जो चेंज हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और ये एक ऐसा वाक़या है जिसको मुद्दत सालों तक याद रखा जाएगा। और ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उन पर भी उंगलियां उठती हैं कि दिन दहाड़े ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। चाहे सफ़ीर की बेटी हो चाहे कोई और हो, लेकिन इस केस में तो सफ़ीर की बेटी थी और उसके साथ ये फिर हुआ, फिर उसको मारा गया, तशद्दुद किया गया, फिर उसको फेंका गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन पे एक रिफ्लेक्शन है, बहुत सैड रिफ्लेक्शन है। लेकिन जहाँ तक अफगान हुकूमत के रद्द-ए-अमल की बात है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उजलत में फ़ैसला किया। इस वक्त जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए था ताकि उन लोगों तक पहुँच सकें जिन्होंने ये मज़मूम हरकत की और जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के दारुल-खिलाफा में दिन दहाड़े ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। तो उस वक्त तक तो उनको कोऑपरेशन करना चाहिए था। अगर उनको जाना भी था तो कुछ दिनों तो वो ठहर जाते ताकि इस मामले के तह तक हम पहुँच जाते। बहरहाल मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये फैसला अफगान हुकूमत वापस ले लेगी, क्योंकि अगर वो सफ़ीर को और अमले को वापस बुला लिया गया तो फिर इसमें अरसा लगेगा दोबारा सफ़ीर के आने का और सफारती अमले के आने का, और इससे मज़ीद रंजिशें पैदा होंगी, मज़ीद ताल्लुकात अबतर होंगे। ऐसी सूरत हाल में जबकि अफगानिस्तान में तालिबान का एडवांस जारी है, ऐसी सूरत हाल में ताल्लुकात को बिल्कुल मुनक़ते करना ये दानिशमंदी नहीं है।
बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही, ये दानिशमंदी नहीं है और आपकी बात ये ठीक है। और ऐसे में खास तौर पर जब भारत इससे फायदा उठा रहा हो, भारत इस खत्ते में हमारा एक ऐसा दुश्मन है कि कुछ ना भी हुआ हो तो वो उसमें से एक पूरा इशू क्रिएट कर लेता है और इस इशू को भी हाईलाइट किया जा रहा है। अब वहीं पर अगर हम देखें पाक अफगान ताल्लुकात, खास तौर पर जब मुज़ाकरात में एक ब्रेक आ गई, लेकिन अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी अब इस तरह के इकदाम, क्या आपको लगता है कि ओवरऑल पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं वो अब दोबारा से 0 पॉइंट पर चले जाएंगे या कहीं ना कहीं वो खराब होंगे जो हम प्रोग्रेस कर रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क इस बात की कोशिश करेंगे कि ताल्लुकात इस नहज पर न पहुंच सके जहां से फिर वापसी मुश्किल हो, खुसूसन इन हालात में जबकि बहुत गंभीर मसाइल का सामना है अफगानिस्तान को और इस रीजन को, और इसमें रीजनल ममालिक को, नेबरिंग कंट्रीज़ को एक रोल अदा करना है और वहाँ जो मुमकिन ख़तरात हैं खाने जंगी वगैरह के, उनसे निमटने के लिए एक स्ट्रेटजी तय करनी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए नेबरिंग कंट्रीज़ को, रीजनल कंट्रीज़ को कोशिश कर रहा है और इसमें पाकिस्तान सरपरस्त है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात में रखना डालना न अफगानिस्तान की मफाद में है, न पाकिस्तान की मफाद में है, न इस रीजन के मफाद में। बिल्कुल सही। ये बताइए कि रुस्तम साहब, ताल्लुकात में तो आ गई ना ब्रेक, 17, 18, 19 को जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होनी थी अफगानिस्तान के हवाले से वो भी ना हो सकी। फिर इमरान खान साहब की जो सदर के साथ, अफगानी सदर के साथ मुलाकात हुई उसमें भी थोड़ा सा आया कि नज़र कि वो थोड़ी सॉफ्ट बात नहीं हो सकी, वहाँ पर भी सर्द रही। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें सारा फ़ायदा कौन उठा रहा है? क्या अफगानिस्तान को कोई पुश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात ना करे? क्योंकि ये बात भी इमरान खान साहब ने कही है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, तालिबान तो मजबूत हैं, वो बार्गेनिंग पोजीशन में है इस वक्त, हम कैसे उनसे कह सकते हैं आप ये करें या ये ना करें? देखिए, ये जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलानी थी, मैं समझता हूँ कि ये एक सही वक्त पे एक सही इक़दाम नहीं था, क्योंकि इससे पहले तालिबान का वफद ईरान गया था, उसके बाद मॉस्को गया था और उसके बाद उनकी तैयारी होनी थी दोहा में जो बहुत फैसलाकुन मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उनके लिए। तो उनका वफद दोहा में उनको जाना था और उसमें बहुत अथॉरिटेटिव एक डेलीगेशन बनाया गया था, जिसमें अब्दुल्ला भी शामिल थे और जिसमें दोस्तम का बेटा बातूर भी शामिल था और जिसमें हिज़्ब वहादत के करीम खलीली भी शामिल थे और जिसमें अता मोहम्मद नूर जो ताजुक के नुमाइंदे हैं मज़ार शरीफ में, वो भी शामिल थे और भी बड़े बड़े नुमाइंदे थे। तो उनकी गैरहाज़िरी में यहाँ वफद भेज के कुछ हासिल नहीं होना था। दूसरी बात ये थी कि इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में तालिबान को नहीं बुलाया गया था। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट का तो आपको मालूम है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ उनको बुलाना ये कुछ सही फैसला नहीं था। तीसरी बात ये कि ताशकंद में जो हुआ और अफगान प्रेसिडेंट ने बराह रास्त पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए कि 10,000 लोग पाकिस्तान से क्रॉस करके उनको तरबियत भी दी गई और उनको भेजा गया और तालिबान की हिमायत में उनको जो है वो वहाँ पे लॉन्च किया गया। तो इन बातों के बाद मैं समझता हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस की कोई हैसियत नहीं रही और ये एक अच्छा फैसला उसको पोस्टपोन कर लिया गया। बिल्कुल सही, एक अच्छा फैसला था, उसको पोस्टपोन कर लिया गया। लेकिन वहीं पर बाबे आज़ादी से जो लोग आना चाहते थे पाकिस्तान, उनको आने भी दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ डीजी आईएसपीआर ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, उसमें जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम बाढ़ लगा चुके हैं, 80 से 90% क्लियर कर लिया है एरिया, अब इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो स्लीपिंग बेड्स हैं वो दोबारा से एक्टिव ना हो जाएं? क्योंकि पाकिस्तान की अमन को सबसे बड़ा खतरा तो इसी बॉर्डर लाइन से था। देखिए, इस वक्त भी बहुत काफ़ी तादाद में बॉर्डर क्रॉसिंग मौजूद हैं, बलूचिस्तान से लेके वहाँ पे चतराल के बॉर्डर तक, बदख्शान के बॉर्डर तक। तो बाढ़ लगाने का फैसला तो और है, उसको तो अपनी उसमें देखना चाहिए। लेकिन वो लोग जो यहाँ तकरीब करने के लिए आते हैं या आते रहेंगे, उनका रास्ता सिर्फ बाढ़ लगाने से रोका नहीं जा सकता। वो उन्हीं रास्तों से किसी न किसी बहस में, किसी न किसी शक्ल में आते रहेंगे। ये तो हमारी हुकूमत के डिपार्टमेंट्स का और कंसर्न एजेंसीज का उनकी जिम्मेवारी है, उनका काम है कि ऐसे लोगों को जो है उनको मॉनिटर करते रहें और उनको यहाँ ना आने दें या उन पर नज़र रखें। तो ये
इंतज़ामिया का काम है, सूबा सरहद की KP की और बलूचिस्तान की इंतज़ामिया का, कि वो मुस्तैद हो जाएं और फेडरल हुकूमत के इदारों से भी वो कोऑपरेशन करें, कोलैबोरेट करें, ताकि इन लोगों का रास्ता रोका जा सके। लेकिन बाढ़ लगाने से तो आम लोगों को तकलीफ ज़रूर हुई है, तिजारत से वो इफेक्ट हुई है, जो आपस के रिश्ते वगैरह हैं, आना जाना था, वो डिसरप्ट हो गया है। लेकिन वो लोग जो तकरीब के लिए आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते बंद करना ज़रा बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको लगता है ऐसे कि उनके रास्ते अभी भी मुश्किल हैं, रास्ते बंद करना, जो कि तकरीब का आ रहा है। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ मौजूद। मेरे ख्याल में जो ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर पाकिस्तान को बाढ़ लगाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इतने ज़्यादा रास्ते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स रखेंगे। सिक्योरिटी चेक्स इतने 2000 किलोमीटर के ऊपर आपका लगाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, तो इसीलिए बाढ़ लगाना ज़रूरी है। और कहाँ जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स हैं वहाँ से आप एटलीस्ट मॉनिटर तो कर सकते हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान में अमन के लिए जो पाक अफवाज ने इकदाम किए हैं उसमें से ये एक कदम बड़ा इंपॉर्टेंट था और बहुत बड़ा भी था, और बहुत तेजी से इसके ऊपर डेवलपमेंट भी हुई और उसको कवर भी किया गया। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में अमन जो है वो अफगानिस्तान में अमन से बहुत ज्यादा पैरेलल है और जुड़ा हुआ है, और ये बात आई थिंक अफगानिस्तान को अब समझ लेनी चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो ताकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह, और ये ऐसा होगा भी। आगे बढ़ते हैं। और एक कल हमने सोशल मीडिया पे खबर देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि हम अपने हीरोज़ के हवाले से जब उनके मुजस्मे बनाते हैं तो बजाय उनके कि हम उनको जाकर देखें, वहाँ से चीज़ें चोरी करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए हुआ क्या कि भावलपुर में कौमी हीरो समीउल्लाह के मुजस्मे से गेंद और हॉकी अब चोरी कर ली गई है। बिल्कुल, कौमी हीरो समीउल्लाह के मुजस्मे में गेंद और हॉकी जो आपको एक साइड पर नजर आ रही है तस्वीर में, जो पहले थी, अब आप देखिए कि वो गायब हो गई है। और कितने अफसोस की बात है कि ये जो पूरे मुजस्मे बनाए जाते हैं या इस तरह के स्टैचूज जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि आप उनको देख कर फॉरएवर अपने हीरोज़ को खराज तहसीन भी पेश करें और उनकी जो मेमोरीज हैं और उनकी जो खदमात हैं उनको याद रखें। और आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर हाल क्या है कि पहले गेंद वहां से चोरी हुई और अगले दिन वहां से हॉकी भी चोरी हो गई। और जिस शख्स ने चोरी की ऑब्वियसली वो पकड़ा तो जाएगा, क्योंकि अब ये DPO साहब ने कहा है, DPO भावलपुर ने, कि जल्द CCTV के थ्रू हम उस चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इस तरह से चोर, वैसे तो यहाँ पर मस्जिद में नहीं छोड़ते हैं चोर, तो वहाँ से भी चीज़ें चोरी हैं, तो फिर ये तो एक जूते और बाकी नलके भी चोरी होते हैं। आप देखिए कितनी शिकायतें आएंगी कि नमाज तो फिर ये तो फिर ये मेरा ख्याल है उन्होंने थोड़ी सी रियायत कर दी है कि जहाँ पे हॉकी और बॉल मिल गया वो घर को लेकर चले गए। अफसोस होता है हमें एज सोसाइटी कि हम कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में भी कि हम मेहनत में अजमत होती है। वो इस तरह कि अगर आपके घर में हालात ऐसे हैं कि आपके पेरेंट्स दोनों ही काम कर रहे हैं तो फिर बच्चों को भी अक्सर साथ निभाना पड़ता है, और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अगर साथ निभाएं तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल बन जाती है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल बन जाती है। और ऐसी एक मिसाल सोशल मीडिया पर ओवर द वीकेंड जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। एक छोटा सा बच्चा जो 15 साल का है अपने घर के बाहर एक टेबल लगाकर होममेड बेकरी आइटम्स रख के वहाँ सेल कर रहा है। और होममेड चूँकि उसकी अम्मी जो हैं वो बना कर देती हैं, और वो घर के बाहर ये डोनट्स और सैंडविचेस जो है वो सेल कर रहा है। और उसकी जो दिन के औकात में उसकी मसरूफियात हैं वो उसका स्कूल है, और शाम में वो अपने छोटा सा कारोबार जो है वो आगे लेकर चल रहा है। और ऐसे बच्चों को हम बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में वो मौजूद भी हैं। आमिर हुसैन नाम है जी इनका, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आमिर आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और नाज़रीन, ये जो बॉक्सेस यहाँ पर पड़े हैं जिसमें ये सैंडविचेस हैं, इसमें ब्राउनीज हैं और डोनट्स हैं जो इसकी अम्मी ने बनाए हैं, जो ये डेली बेसिस पर सेल करते हैं। आमिर, कब से कर रहे हो ये? सबसे पहले तो ये बता। ये अभी 1 महीना हुआ है सेल करके, सालों में। अच्छा, 1 महीने से आपने शुरू किया है, तो मतलब आपकी वालिदा को ये ख्याल आया था कि वो बड़ी अच्छी जाहिर बात है कुकिंग करती होंगी या बेकरी आइटम्स बनाती होंगी, तो उन्होंने सोचा कि पहले से कर रही थी। आमिर, मतलब ये आपका आइडिया था या आपकी अम्मी का आइडिया था? ये मेरे अम्मी का आइडिया था। अम्मी का आइडिया था कि शाम के औकात में हम मिलकर कुछ करते हैं। घर पे कौन कौन है थोड़ा सा बताओ। अब्बू क्या करते हैं आपके? अब्बू जॉब करते हैं, मामा ये डोनट ब्राउनीज बनाते हैं, और मैं बेटी मैं मम्मी के साथ हेल्प करते हैं। और आप उनकी हेल्प करते हो? तो आपके बहन भाई कितने हैं आमिर? 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। अच्छा, 2 भाई हैं और 2 बहनें। तो माशाल्लाह आप सभी हैं इस तरह हेल्प कर रहे हैं, या आप ही ज़्यादा मामा की हेल्प करते हैं इसमें?
नहीं, सारे साथ मिल के हेल्प करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। सारे मिलकर है। आमिर, मुझे ये बताओ कि आप दिन के औकात में स्कूल भी जाते हो, आजकल तो खैर छुट्टियां हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और जब से ये काम शुरू किया थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करो लोगों के साथ डील करने में, या जो लोग ख़रीदने आते हैं क्या कहते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं? जो वैसे हम भाई जब बेचते हैं तो लोग आके खरीदते हैं तो ज़रूर हैं। कोई किसी को उसका ज़्यादा पसंद आता है तो वो बार बार आते हैं दिन में। सही। तो मुझे ये बताएं आमिर, चूँकि अब आप घर के बाहर ही एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं और वहीं पर आप बेचते हैं, तो जब अब तो बहुत से लोग आपको देख भी रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सी बात हुई है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि लोग ज़्यादा आ गए और आपके पास जो चीज़ें थी वो कम थी? नहीं, चीज़ें तो ज़्यादा थी। अच्छा। वो लोग इतने ज़्यादा लेते थे, हमें थोड़ा कंफ्यूजन होती थी। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर, मुझे ये बताओ कि ये आइडिया किसका था? सोशल मीडिया पे आप कैसे आए कि ये आपकी तस्वीर जो हम पर्टिकुलरली स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ये किसका आइडिया था या किसने ये तस्वीर आपकी ली, कुछ याद है आपको? जी, वो असल में मेरे दोस्त है और उसने मेरी तस्वीर सेंड की थी यूट्यूब पे, तो उसी तरह थोड़ा आगे आगे यूट्यूब पे गया, इंस्टाग्राम में भी थोड़ा सा आगे चला गया। ज़बरदस्त। तो आमिर, बड़े इनके बेकरी आइटम्स बड़ी ज़बरदस्त है नाज़रीन, तो अगर आप चाहते हैं कि उनको ऑर्डर दें तो उनका नंबर भी है जो हमने स्क्रीन पर भी चलाना है, 0345 4113344। आप इस पर कॉल कर ऑर्डर्स भी लिखवा सकते हैं और डेफिनेटली टेस्ट बहुत अच्छा है, आप भी इंजॉय करेंगे और आपकी फैमिली भी, और कीमत भी वो भी खासी कम है। बिल्कुल, बड़ी मुनासिब कीमत है। और हम हमेशा कहते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएट स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें खास तौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं बल्कि अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ भी पैदा हों। इसी के साथ हम आगे चलेंगे जी। एक जगह तो आसानी पैदा नहीं, मैं ये कहता कि बेकरी आइटम तो सस्ती है, लेकिन मंडियां जो हैं, बक्कर मंडियां, वो सस्ती नहीं है और आसानियां पैदा नहीं हो रही हैं। आपको कितनी मुश्किल हुई है अपना जानवर कुर्बानी का जानवर? अभी तो मतलब जब मैं गया तो मैंने ये देखा कि खासी लोगों को परेशानी है, लोग कह रहे हैं कि रेट्स बहुत ज्यादा हैं। अपनी बात करें, आपको भी अच्छी खासी परेशानी हुई कि 2-4 दफा तो कीमत सुन के बट साहब ऐसे आगे गए कि वापस मुड़ गए नहीं, उन्होंने देखा ऐसे ही। तो ओवर द वीकेंड एक्सपीरियंस था, आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, लाहौर की बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी मंडियों में से जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम है, उनमें से एक पाइन एवेन्यू में ये बहुत ज़बरदस्त मंडी बनाई गई है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात भी हैं। लेकिन आज हम इधर इसलिए आए हैं ताकि लोगों से जान सकें कि इस दौर में जब वो निकलते हैं मंडी में अपनी पसंद का जानवर लेने के लिए, तो जो पैसे उनकी जेब में होते हैं क्या वो काफ़ी होते हैं, और हम उनसे जानेंगे कि क्या उनके तासुरात हैं रेट्स के हवाले से, और फिर क्या उनको अपनी पसंद का जानवर मिला या फिर अभी उनकी मुश्किल जारी है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। आइए चलें। आज आपका पहला विजिट है मंडी में? जी, हमारा आज पहला विजिट है। अच्छा, तो कैसा लगा आपको रेट्स वगैरह और क्वालिटी जानवरों की और सब कुछ जो आपको रिक्वायरमेंट थी? जानवर तो यार थोड़ा बेहतर ही है, लेकिन रेट बहुत ऊपर चले गए हुए हैं। अच्छा। पिछले साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो रेट बहुत 20-20 हज़ार 30 हज़ार पे रेट बकरे का ऊपर चला गया हुआ है। बकरे का रेट ऊपर चला गया, बड़े जानवर का उससे भी ज़्यादा? बड़े जानवर का तो आप फिर पूछो ही नहीं ना। अच्छा। वो तो बहुत ही ऊपर चला गया। अच्छा, तो लास्ट ईयर से अभी कहते हैं कि महंगाई होगी इसलिए सब कुछ जो है वो महंगा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कंपैरिजन बेहतर है या वो ज़्यादा? बहुत ज़्यादा? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगाई तो पिछले साल गरीब बंदे की तो देखो, गरीब बंदा तो गुजारा ही नहीं कर सकता ना। तो बकरा तो यहाँ पे अब गरीब बंदा अगर लेने आएगा तो मिलके 2 बंदे मिलके लेंगे, अकेला बंदा नहीं, बकरा तो वैसे ही एक बंदा लेता है ना, 2 तो ले नहीं सकते। गरीब बंदा कैसे लेगा अकेला बंदा? वो भी रिसा डालेगा ना, बड़े जानवर रिसा डालेगा ना। यही है अब। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि एक बंदा बकरा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो कि मीडियोकर है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जो बड़े जानवर में आपने क्या डिफरेंस पाया लास्ट ईयर से इस दफ़ा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपका पहला विजिट है मंडी? जी पहला है। अच्छा, तो कैसा लगा अभी तक जो आप ओवरऑल जो रेट्स हैं और क्वालिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, क्या मतलब रेट किस तरह ज़्यादा हैं, क्या आपको लगा? यानी कि हर लिहाज से रेट ज़्यादा है। कोई एक का भी पूछे 60,000 भी है, 70,000 भी है, 50,000 भी मांगते हैं। रेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, पिछले साल से बनिस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। पिछले साल जो बकरा था एक मुनासिब अच्छा, या आप छतरा लगा लें, वो कितने का मिला था और इस दफ़ा क्या डिमांड है? पिछले साल हमने लिए गालबन 2 लिए थे, वो हमने 52,000 में लिए थे। 2? हाँ 2। तो इस वक्त जो है तो
2 के कोई 90 भी मांग रहा है, कोई 60 भी मांग रहा है, कोई 1,20,000 भी मांग रहा है। अच्छा, और वो मतलब हैं वैसे ही वजन वाइज? हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अभी क्या उम्मीद है कि मिल जाएगा आज, या दोबारा आपको फिर आना पड़ेगा और आखिरी रात तक आते रहेंगे, ये लग रहा है? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह आज मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे आज मंडी आए हैं और आपके बता रहे थे पेरेंट्स के आपको काफ़ी ज़्यादा शौक भी है, हर साल आप आते हैं, तो बताएगा इस दफ़ा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? 1.5 लाख से 2 लाख से इतने महंगे हैं ये बकरे, एक बकरे का इतना मांग रहे हैं। तो लास्ट ईयर इतना नहीं था रेट? लास्ट ईयर था मगर इतना तो नहीं था ना कि जानवर ही ना मिले। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा है कि हमने बात की यहाँ पर बहुत से लोगों से, और हमने यहीं पर ये देखा कि लोग निकले हैं और अपनी डिमांड के हिसाब से और जो उनकी ख्वाहिश थी उस हिसाब से अगर वो निकलते हैं जानवर लेने के लिए, चाहे बड़ा या छोटा, तो रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। और रेट्स ज़्यादा होने की वजह जो व्यापारी हैं वो ये बताते हैं कि जी ओवरऑल मार्केट में रेट ज़्यादा हो गए, महंगाई हो गई है, लेकिन जो कस्टमर है वो कह रहा है कि लास्ट ईयर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो रेट ज़्यादा हैं। लेकिन ख्वाहिश सबकी ये होती है कि अपनी जेब में जितने पैसे हैं उसी हिसाब से उन्हें बेस्ट जानवर मिल जाए। हम भी ये दुआ करते हैं जो लोग निकलते हैं बकरा ईद के लिए और जो ईद कुर्बान होती है उसका जज्बा पूरा करने के लिए, यही होता है कि जो आपके पास हो उस हिसाब से आप मैक्सिमम करें। तो अल्लाह करे जो लोगों की ख्वाहिश है वो उस हिसाब से उनको मिल जाए। हमारे साथ जो है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, इंतजाम ओवरऑल अच्छे थे, लेकिन रेट्स के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा इशू आया है। जी अबूजर, आपने कहा तो सही कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस लिया, लेकिन मैंने देखा नहीं कि आपने जानवर खरीदा हो या किसी से पूछा भी हो। मुझे लगता है आप डर गए। कल जब मैं गया तो ये बातें सुन के लोगों की थोड़ा परेशान हो गए थे कि आज इंशाल्लाह जाऊंगा, और तो लेना वक्त भी थोड़ा कम ही रह गया। ये मुझे बताइए, ये शौक क्या होता है लोगों को मंडी में जाकर रैकी करने का? मतलब मैंने बहुत सुना है, मेरे भाई कल मुझे कह रहे थे हम रैकी करने जा रहे हैं। रैकी करना है कि अगर आइडिया लेना है कि अच्छा बजट में कितने पैसे होने चाहिए, मतलब अगर बढ़ाना है तो बजट कितना बढ़ाना है, और अपनी जो पसंद है वो क्या मिल जाएगी, या फिर दोबारा सा थोड़ा हिस्से डालने पर ही आ जाए। ये जो भी आपकी एक डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने एक दफा जाके पूरा मार्केट को सर्च करना होता है। हाँ, रिसर्च लेकिन आपको मार्केट जो है वो लगा कि काफी तेज चल रही है वो, मतलब मुझे ऐसे लगा कि रेट्स ज़्यादा थे लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इंतजामात बहुत अच्छे थे। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी वहाँ पर इंतजामात ठीक नहीं है, इंतजामात का कोई मसला नहीं है। 2-3 मंडियों में हमने घूमा है, लेकिन एक इशू है कि रेट ज़्यादा है। और ऑब्वियसली जब आप किसी पूछो रेट ज़्यादा क्यों, वो कहते हैं जी हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, इसलिए आपको लग रहा है कि आज आपको आपकी पसंद का जानवर मिल जाएगा। आज दोबारा मेरी कोशिश तो होगी, आई होप कि मिल जाए। कैमरामैन को भी लेकर जाएगा, हम देखना चाहेंगे कि आप कुर्बानी का जानवर कैसा खरीदते हैं। और नाज़रीन, अब चूंकि अब ऑब्वियसली ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, मंडी में रश भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंतजाम जैसे आपने कहा कि बहुत बेहतरीन है, तो ज़रूर जाइएगा। फिलहाल हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। कैंपेन्स बड़ी ज़ोरों शोर से जा रही हैं और इस कैंपेन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी अब शामिल हो चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, बल्कि ऐसे भी मुझे लगा कि क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म है तो कुछ उन्होंने वादे भी कर दिए वहाँ पर कि इस साल हम हेल्थ कार्ड भी देंगे, और भरपूर खिताब किया, क्रिटिसाइज़ भी किया। अब सब ये भी कह रहे हैं कि एज ए वज़ीर-ए-आज़म उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एज ए चेयरमैन PTI जा रहा हूँ, लेकिन वादे वो एज ए वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं। एतराज़ किस बात पर है? अगर उन्होंने वादे करने थे तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर कौम से खिताब करके भी कर सकते थे। उसके लिए जब वहाँ गए हैं तो वाइस चेयरमैन गए हैं। आप ये चीज इसको इस तरह से मत लें। मतलब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर जो है वो भी PTI के उन्होंने एज ए चेयरमैन किया है, ठीक है ना? तो ये बात आप इन दो चीजों को कंफ्यूज ना करें, दोनों डेजिग्नेशंस को अलग अलग रहने दें। बहरहाल, जहां पर कल प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब बड़ा डिस्कस हुआ और बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हुआ, वहीं पर बाकी जो दो जमातें हैं उनकी कैंपेन का भी जिक्र होता रहा। मरियम नवाज साहबा भी ऑब्वियसली उन्होंने भी रिएक्ट किया, वो तो पहले से ही तनकीद कर रही थी गवर्नमेंट पर, लेकिन इस खिताब के ऊपर उन्होंने रिएक्ट भी किया। और फिर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो कैंपेन चल रही है उसमें इसका जिक्र भी हुआ और तनकीद भी की। बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या होने जा रहा है। क्या आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है या सिर्फ जनरल इलेक्शन के हवाले से ऐसे लग रहे कैंपेन चल रही हैं? हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमाद, शुक्रिया आपने वक्त दिया। जैसे कि आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर की कैंपेन तो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। इमरान खान साहब की एंट्री कैसी देखी आपने, जो उन्होंने 2 दिन खिताब किया है? इमरान खान साहब की एंट्री दबंग है जी। अच्छा। जैसे कि उनका तुर्रा इम्तियाज है, वो अपना उन्होंने वादे भी किए और ललकारा भी और अपनी खूबियां बताई, और जैसे कि वो बताते हैं कि उनको चीज़ों के बारे में सबसे ज्यादा इल्म है, तो उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी लगभग ऐसी ही गुफ्तगू की जैसे वो उज़्बेकिस्तान में कह कर आ रहे थे कि मैं उज़्बेकिस्तान को लोगों से ज्यादा जानता हूँ। तो खैर उन्होंने बड़ी अच्छी वो अपना जैसे वो करते हैं उन्होंने किया। लेकिन कश्मीर के ओवरऑल इलेक्शन की तरफ आप आ जाइए तो
उनकी पार्टी के जो बाकी लोग पहले इस इलेक्शन को हैंडल कर रहे थे उनकी वजह से भी शायद उन्हें जाना पड़ा है, क्योंकि कश्मीर अमूर के वजीर को तो वहां से निकाल दिया गया आजाद कश्मीर से, जैसा कि आप जानते हैं। तो वहां उनकी कैंपेन जो थी जरा धचके लग रहे थे उससे, और वो नशेबो फराज बल्कि ज्यादातर नशेब का शिकार हो रही थी। तो वो खान साहब ने जाके उसको सपोर्ट किया। बाकी आपने कैंपेन जैसे आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इलेक्शन हो रहा है इसके, क्योंकि सियासी असरात भी पाकिस्तान पर पड़ते हैं। ये वही पार्टीज है जो वहां पर इलेक्शन लड़ रही हैं, और नफसियाती भी पड़ते हैं। और अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से और अपनी तारीखी हैसियत की वजह से जो कश्मीर का मकाम है उसकी वजह से उसकी अहमियत है वो बनती चली गई। और आपकी पॉलिटिक्स के जब सुपरस्टार उसमें शरीक है इलेक्शन की कैंपेन में, तो और भी चार चांद लगते हैं और लोग भी सारे आते हैं उन्हें देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। मरियम नवाज का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो हाईलाइट रही हैं। उन्होंने एक तो वक्त भी ज्यादा दिया वहां पर, और जिस तरह के क्राउड उन्होंने पुल किए तो वो उनकी सियासी सफर में और सियासी तरबियत में एक अहम किरदार रहा इसका। और बिलावल ने भी बड़े अच्छे जलसे किए, उनको जाना पड़ गया अमेरिका। जी वैसे उम्मीद तो है कि वो वापस आकर भी एक जलसा करेंगे, देखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हमाद साहब, ऐसा लग रहा है कि तीनों जमातें जो हैं वो सिर्फ मसरूफ हैं एक दूसरे में इल्जामात लगाने में और तनकीद करने में। आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया और साथ ही उज़्बेक लोगों से ज्यादा वो उज़्बेकिस्तान को जानते हैं, लेकिन फिर आपको अफसोस नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं तहरीके इंसाफ में उम्मीदवारों को उतने अच्छे से नहीं जानता, हो सकता है किसी 2 नंबर शख्स को मैंने टिकट दे दिया हो। फिर उसको करेक्ट भी कर लिया उन्होंने फौरन ही कि देखिए मैं चोरी नहीं कर रहा, तो मैं कैसे मानूंगा कि मेरे नीचे वाले चोरी कर रहे होंगे। ये लॉजिक कुछ समझ आई आपको? कुछ न समझे खुदा करे ये लॉजिक हमें बस, आप जानते हैं, आप सारे भी इसको देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, और बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है उनकी पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी यकीनन होगी। अभी इलेक्शन रिजल्ट से पता लग जाएगा। लेकिन कुछ उनकी बातें हैं जिस पर हम लोग जरा तनकीद करते हैं। यही जो नुक्ता आपने कहा ना, एक मिस्टर नो इट ऑल का जो वो रूप कई दफा धार लेते हैं, उससे बहुत लोग जरा इतने खुश नहीं भी होते। वो लोग जो समझते हैं कि आपको जरा हम्बल होना चाहिए और चीजों को हम हर वक्त जानने की ख्वाहिश रखते हैं, और एक इनकिसारी का एलिमेंट जो है इंसान में होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है बहुत सी खूबियां हैं खान साहब में, लेकिन ये एलिमेंट शायद उनमें सही। गज़मी साहब, आपने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट से मालूम हो जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है। इमरान खान साहब भी हैं या मरीम नवाज साहबा तो कह रही हैं कि रिजल्ट्स अगर नहीं आते उनकी फेवर में तो मतलब धांधली है। उन्होंने कहा कि ये क्लियर कट बात है कि नून लीग वहां पर फाते होगी। ऐसे लग रहा है आपको? वाकई ऐसा हो सकता है? धांधली तो अगर होगी तो नजर आएगी। जैसे पाकिस्तान में जब इलेक्शन में छेड़छाड़ की जाती है तो वो नजर आ जाती है। उसके बाद फिर सारी इंटरनेशनल प्रेस कहता है, यानी एक एक एजेंसी कहती है, एक एक इदारा कहता है, मौकर इदारे कहते हैं, अखबारात कहते हैं। ये हमने देखा है अभी हाल ही का जो इलेक्शन हमारा हुआ था, उसके ऊपर सारी दुनिया से ये राय आ गई थी और बिलखुसूस प्री इलेक्शन ही आ गई थी। यानी एक तो इलेक्शन वाले दिन में होता है ना तमाशा, उससे जो पहले काम किए गए उसकी वजह से ही राय आ गई थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो शायद इस कदर फेयर ना हो सके। लेकिन अगर आप कश्मीर में देखें तो कश्मीर में हल्की फुल्की मौसीकी तो होती है, लेकिन वहां पर कोई अगर बड़ा वाकया मेरी नजर में नहीं है कि अब तक कुछ हुआ हो। इलेक्शन होने जा रहा है, और एक और भी बात ज़हन में रखिए कि वहां पर ज्यादा खेल तमाशा जो है इस दफा करने की शायद इजाजत ही नहीं। इजाजत से बुरा था आपको ये खित्ते की सूरत हाल इजाजत नहीं दे रही। आप वहां पे अगर कोई ऐसा तमाशा करें कि ऑपोजिशन जो है यानी जो भी पार्टी इलेक्शन हारती है वो अगर सड़कों पर आ जाए वहां पर और एहतजाज शुरू कर दे, तो उससे हमारा एक तो कश्मीर केस बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और दूसरे जो अफगानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, हम इस वक्त किसी नए तमाशे के मुताबिक नहीं हो सकते। हमें इलेक्शन जो है वो संजीदगी से कराने की जरूरत है। और मरियम साहिबा इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहे, इलेक्शन जो है मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वहां पर धांधली करने के लिए जिस सूरत हाल की जरूरत होती है वो वहां पे नहीं है। हमें इससे एहतियात करने की जरूरत है। बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है, और आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। जबकि स्पेशली पूरा इंटरनेशनल मीडिया एक साइड पर और इंडियन मीडिया जो इस पर नजर रखे हुए होगा, हमें अपने कश्मीर कॉज को जो है वो बिल्कुल मुतासर नहीं करना, बिल्कुल नहीं छेड़ना, और हमें एज अ नेशनलिस्ट होकर सोचना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें एक पॉजिटिव इमेज देना है। लेकिन वहीं पर बड़े बड़े पावर शोज हो रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा मुतासर कौन पावर शो किसका लग रहा है? वज़ीर आज़म खुद भी गाए, मरियम साहबा कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। आपने जो पूरा ओवरऑल ऑब्जर्व किया है, रिस्पॉन्स आपको क्या लग रहा है, किसकी पावर शो ज्यादा स्ट्रांग है?
इस तरह पार्टी के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि बिलावल साहब ने और मरियम साहिबा ने और इमरान खान ने भिंबरवाला, ये जलसे हो रहे हैं, अच्छे जलसे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तादाद के एतबार से कह रही हैं, जलसों की तादाद के एतबार से भी और शुराका की तादाद के एतबार से भी, तो मेरा ख्याल है मरियम के जलसे जो है, क्योंकि तो उन्होंने किए बहुत ज्यादा है, दूसरे फिर उनमें वो भी फैक्टर है, वो क्राउड पुल करती है, लोग उन्हें देखने के लिए भी आते हैं। ये नवाज शरीफ की बेटी आई है और हम पाकिस्तान में इसको मुसलसल सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो जब वो उनके दरमियान थी तो वो जो एक फैक्टर आ जाता है ना, तो इस तरह हमने बहुत छोटी छोटी जगहों पे जो उन्होंने जलसे किए, अगर आप उनमें भी शुरका की तादाद देखें तो वहां जम्मे गफर, यानी कई दफा तो वाकई ये लगता था कि पूरा गांव जो है वो बाहर आ गया, यानी जितनी आबादी है उस गांव की वो तमाम लोग शरीक है और देखने आए हुए हैं कि ये क्या कैसी लगती हैं और कैसे क्या बोलती हैं, हम इन्हें बराह रास्त देख पाएंगे आज। तो ये एक उनका ये फैक्टर था, मैंने ये नहीं बोला। सही सही। हमाद साहब, आपने कहा कि जलसे तो बड़े किए, ये जलसों की तादाद क्या इलेक्शन रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि ये कहा जाता है अक्सर कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को वोट दिया जाता है, हुकूमत के साथ ही ज़्यादातर रिजल्ट्स नज़र आते हैं। आपको इस दफ़ा कुछ चेंज नज़र आता है या वैसे ही है जैसे माजी में होता रहा है? देखिए, इलेक्शन में जो जलसे होते हैं और उसमें जो लोग शरीक होते हैं, उससे बहरहाल आपको एक अंदाजा तो हो रहा होता है कि इस हल्के की क्या सूरत हाल है, और हल्का सूरत हाल से मुराद ये है कि दूसरी साइड पर भी उतने ही लोग मौजूद लगभग होते हैं। अब ये तो इलेक्शन वाले दिन की बात होती है ना कि आप लोगों को क्या चार्ज करके इस पोजीशन में ले आते हैं कि वो इलेक्शन वाले दिन घरों से निकल आए और अपनी रजा से निकल आए। एक तो है ना, आप इलेक्शन जाते हैं, लोगों को घरों से निकालते हैं, लेकिन जब आप अपने वोटर्स को चार्ज करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट प्लेज अ डिसाइसिव रोल ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। तो ये बहरहाल एक बात होती है कि इलेक्शन वाले दिन की तैयारी में आप लोगों को गरमा देते हैं एक दफा, और वो समझते हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जाकर वोट लगानी है जिस भी निशान पर। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही होता है कि टर्नआउट कितना रहता है, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना समझते हैं, वो बड़ा एक मैसिव रोल प्ले करता है। जी एग्जैक्टली। मैं सिर्फ एक दो फिक्र जो आपने आखिरी बात की, वहां पर अगर आप देखिए वोटर्स की तादाद, तो लगभग हम देखते हैं कि 88,000 के करीब एक हल्के में वोटर्स हैं, और अगर आप 50% भी टर्नआउट समझते हैं तो यानी 42-44,000 अगर वोट पड़ता है, तो जहन में रखिए कि वहां पर 3-4 अच्छी खासी ये पार्टी जो हम गिन रहे हैं ना, यानी PMLN है, पीपल्स पार्टी है, PTI है और MC वो भी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, और आजाद उम्मीदवार भी कई जगह बहुत स्ट्रांग है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि वहां पर इलेक्शन का जो मार्जिन होता है वो बहुत कम, सैकड़ों वोटों से कई सीटों का फैसला हो रहा होता है। तो इसलिए भी हर आदमी का वहां पहुंचना और ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को आप मोबिलाइज कर सकेंगे वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी वहां पर। ठीक है, मोबिलाइज करना इलेक्शन डे बहुत काउंट करता है, और फिर हिस्ट्री और आज़ाद कश्मीर की किस तरह से वोट दिया जाता है वो काउंट करेगी। बहुत शुक्रिया हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद। बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की, और इस वक्त कैंपेन तो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है, चंद दिन ही रह गए हैं। अब 25 को जब इलेक्शन डे का रिजल्ट आएगा उसके बाद चीज़ें ज़्यादा मज़ीद करीब। बिल्कुल, लेकिन मुझे अफसोस है कि 25 को संडे है तो हम इलेक्शन तो उस तरह से डिस्कस नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो जरूर डिस्कस कर सकेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे एक ओवरऑल सिचुएशन ये हमने देखी कि जैसे जैसे ईद करीब आई है और बजट के बाद से जो दरमियान के कुछ दिन हैं इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत हो उसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लेकिन सब्जियों की और दालों सब्जियों के अलावा जो मिर्च मसाले हैं उनकी इतनी ज़्यादा कीमतें होंगी कि लोग समझ रहे हैं कि अच्छा ईद से पहले ये आर्टिफिशियल महंगाई की जा रही है। अच्छा, आर्टिफिशियल महंगाई की जा रही है या नहीं की जा रही, मुझे तो सिर्फ ये बजट के आफ्टर शॉक्स लग रहे हैं, और बजट में जो एक उम्मीद दिलाई गई थी उससे ज़्यादा दिल टूट गया कि टैक्सेस कम लगाए जाएंगे, महंगाई में क्लियरली कमी आएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई महंगाई, जिसमें आपको मजबूरन जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आप सब्सिडी दे रहे थे वो भी कम कर देना पड़ी। चीनी जो 68 रुपए में वहां पर मिल रही थी अब 85 रुपए में मिल रही है। तो ओपन मार्केट में आप देखिए कि 110 से 120 रुपए, जिसका जितना दाम लग रहा है वो लगा रहा है और आवाम को लूट भी रहा है। ना ही कोई गवर्नमेंट की रिट है, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस है, और जो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमतें हैं उसमें भी इतना इजाफा हो गया कि वो गरीबों की पहुंच से। इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन वीक है और जो प्लानिंग है वो भी नहीं सही की गई है। इसकी वजह क्या है, इस पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, सब्जियों दालों की कीमतें इस पर क्या चल रही हैं ओपन मार्केट में। हमारे साथ लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर डार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। उमर, बताइएगा जैसे कि आप भी मार्केट में इस वक्त देख रहे हैं सिचुएशन, कितनी ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं और जो अशिया खुरनोश हैं खुसूसन दालें सब्जियाँ, क्या रेट्स हैं इस वक्त, क्या लोग परेशान हैं, बहुत बढ़ गई कीमत?
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की मद है। एक तरफ जो है शहरी कुर्बानी के जानवरों के महंगे दामों का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब जैसे ही ईद करीब आई है तो जो सब्जियों के दाम हैं वो भी आसमानों से बातें करने लगे हैं। इस वक्त जो सब्जी फरोश हैं उनके पास जो है वो सरकारी निकनामे गायब हैं और वो अपनी मनमानी के दामों पे जो हैं वो सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। अगर बात की जाए प्याज के दाम की, तो प्याज 10 रुपये इजाफे के बाद 50 से 55 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर जो है वो 90 रुपये में मिल रहा है, 90 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। लहसुन जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो आलू है वो भी 20 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 60 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो शिमला मिर्च है उसकी कीमत में भी नुमाया जो है वो इजाफा देखने में आया है और वो भी 100 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त की जा रही है। शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो मुनाफाखोर माफिया है इससे हमारी निजात दिलाई जाए और जो सब्जियां हैं वो जो सरकारी निकनामे हैं उनकी कीमतों के मुताबिक जो है वो उनकी फरोख्त यकीनी बनाई जाए। सही उमर, सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद की फरोख्त जो यकीनी बनाई जाती है ये सिर्फ बातों की हद तक होता है, असल में हो नहीं पाता। वो चाहे आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कर लें, वो चाहे आप इंतजामिया का जिक्र कर लें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मंडी में जो एक फैंटेसी पेपर में उसे कहा करती हूँ जो डीसी रेट होता है कि उसके मुताबिक आपको कोई चीज मिल जाए, और अगर बहुत ही होता है तो एक अलग से छाबड़ी लगाकर उसके ऊपर लो क्वालिटी चीजें रखकर उस पर फरोख्त की जाती है। ये सिचुएशन है हमारी ओपन मार्केट की। बिल्कुल, तो ये बड़ी परेशानी की बात है। और आखिर हुकूमत इसमें क्यों नाकाम हुई कि जब टैक्सेस के हवाले से कहा गया कि टैक्स नहीं लगाए गए हैं, मज़ीद महंगाई नहीं होगी, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर कितनी ज़्यादा महंगाई होगी, इसकी वजूहात क्या हैं, कहाँ पर गलती हुई है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एहसन महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक महीने के अंदर जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा अशिया खुरनोश और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें सभी महंगी हुई हैं, क्या हुआ? क्या यहाँ पर पॉलिसी गलत थी या फिर मैकेनिज्म नहीं बना, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? कीमतें क्यों हर चीज़ की बढ़ गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, इसमें आपने खुद भी कुछ अवामल बता दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं इनके लिए जो सबसे बड़ी तरजीह मैं मुकर्रर ये बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी तरजीह महंगाई पर कंट्रोल करना होना चाहिए। और ये भी याद रखें कि महंगाई कभी भी जो है रवायती जो इकदाम है उनसे कंट्रोल नहीं होगी। अब ये मजिस्ट्रेट का जो निज़ाम है, जो डीसी रेट है, ये सारे रवायती इकदाम हैं। हमें अब गैर रवायती इकदाम की तरफ तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान जो है ये दुनिया के साथ कभी भी उससे अलग थलग जिंदा नहीं रह सकता। अगर डॉलर की प्राइस पे हमें जो है रुपया को तोलना है तो हमें फिर अपनी जो है वो पैदावारी स्लाइडली बढ़ाना होगी और जो महंगाई कंट्रोल करने के मैकेनिज्म है ये याद करना होंगे। मैं आपको बड़ी ताज़ा तरीन ये बात करता हूँ, इधर कहाँ है, हर चैनल ये बता रहा है कि जी जो मवेशी और जानवर है कुर्बानी के उनकी कीमतें जो है वो हुकूमतें खरीदते पाए रहे। ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये सिर्फ जो है आवाम का कसूर नहीं है। इस वक्त उन गैर रवायती इक़दाम की जरूरत है जो कि किए जा सकते हैं। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया जदीद मैकेनिज्म पर आ चुकी है। आप नए स्लॉटर ऑफिस बना सकते हैं। आप 2 माह पहले जो मवेशी फरोख्त करने वाली मंडियां हैं, जो उनके बड़े आड़ती हैं, जो बड़े उनके व्यापारी हैं, उनसे आप ये डील कर सकते हैं कि आप पर केजी फरोख्त करेंगे। आप ये 5-5, 25-25 लाख का बैल, और जब आप एक बैल 25 लाख का फरोख्त, छोटा बैल भी महंगा फरोख्त होगा। एक बकरा अगर 5 लाख का फरोख्त होगा तो फिर आम बकरा भी जो 1 लाख। डॉक्टर साहब आप तो बड़े हाई एंड की बात कर रहे हैं और बड़े डेवलप्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर सब्जियों को रो रहे हैं। अभी आलू अगर मार्केट में 60 रुपए फी किलो में मिलेगा तो क्या आप समझते हैं कि एक गरीब आदमी अपने घर की हांडी पूरी कर सकेगा? आप मार्केट में जाकर जो सब्जियां एक गरीब आदमी खाता था उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई, यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो ही कम कर दी गई। तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि वो डेवलप सिस्टम की तरफ जाए? यहाँ तो सब्जियां और दालें गरीब की पहुंच से बाहर हो गई हैं। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है ना इस वक्त बहुत चौकन्ना होकर इकदाम उठाने की जरूरत है। लोग जो है महंगाई में पिस चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरा कलाम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गलती को तस्लीम किया जाए तो फिर ही गलती का हल निकलता है। हुकूमत खैर तस्लीम तो करती है, उनके नुमाइंदगान ये कहते तो है बराबर, पिछले 3 साल से तस्लीम कर रही है। सब्जी और दालों की बातें हैं वो भी देखिए। आप ईद उल अजहा अचानक नहीं आ गई,
ये 2 माह पहले से सबको पता है चांद निकलेगा, क्या तारीख होगी, 21 तारीख होगी। तो इसलिए बेहतर था कि ये 2 महीने की एक अलग गैर रवायती स्ट्रेटेजी बनाई जाती और मंडियों में जो है रवाबत किए जाते, उनको कहा जाता कि 2 माह के लिए या 4 माह के लिए हम ये हर चीज की प्राइस फिक्स कर रहे हैं और फिर उसके निर्खनामे जो है आवाम को पहले भिजवाए जाते हैं ताकि लोग जान सकें कि मुझे चने की दाल, आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, भिंडी इस रेट पे पूरे 2 माह मिल सकेंगे। डॉक्टर साहब आपने जिस तरह बताया, डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि ये हुकूमत को समझ तो आ गई है कि महंगाई हो रही है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए गैर रवायती तरीकाकार अपनाने होंगे। वो क्या गैर रवायती तरीकाकार है? मजिस्ट्रेट और डीसी सिस्टम के अलावा आप कौन से सजेस्ट करते हैं जो तरीकाकार आप बता रहे हैं कि वो गैर रवायती हैं, जो कि गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखिए दो लोग हैं, एक बिजनेसमैन है और एक खरीदार है। बिजनेसमैन जो है वो फरोख्त करते हैं, एक फिर उसके पीछे मैन्युफैक्चरर होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन सब लोगों को ऑन बोर्ड लें और फिर फैसला करें। एक जगह से आपने आरती रखे हुए, आरती अपनी मर्जी से सब्जियां फरोख्त करते हैं, अपनी मर्जी की कीमतों पर उनका कमीशन होता है, उनकी वो रिश्वत की रकूम होती है जो महसूलात पर वो अदा करते हैं, मुख्तलिफ नाकों पर वो अदा करते हैं। अब वो किसको खर्च डालना है, उन्होंने इनको बेहतर है हुकूमत गैर रवायती अंदाज में जाए, खाली मजिस्ट्रेट या डीसी को कहने की बजाय वो खुद भी इन लोगों को ऑन टेबल ले, उन्हें कहे कि ईद आ रही है, इसमें 3 माह या 4 माह बाकी है, ये एक बड़ा फेस्टिवल होता है पाकिस्तान का, 23 करोड़ की आबादी है, तो हमें इसके लिए सब्जियां और चीज का सारा फरोख्त बेहतर करना चाहिए। अगर कोई वायलेट करेगा फिर वो मस्तोजों पे सजा होगा। सही है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे थे कि जहां पर गवर्नमेंट एक्चुअली 2 महीने पहले प्लानिंग शुरू कर दे। यहाँ तो कल की प्लानिंग का नहीं पता होता, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें रिवाइज हो जाती है, काम होने के बाद सोचा जाता है कि अब क्या करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट ही हो रही है अब तक तो हमारे यहाँ पर, और ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन आइडियल सिस्टम की तरफ जाना होगा और उसके लिए एक स्टार्ट तो लेना होगा, तभी ये मामला हल हो सकेंगे। टीम कॉम्बिनेशन जो है सवालात आ रहे हैं कि अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। जो हमारे हेड कोचेज़ हैं, जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, जो टीम के जो सिलेक्टर्स हैं, उनको देखना होगा कि आप जब टीम लेकर जाते हैं, इंग्लैंड ऐसी बड़ी टीम है, उसके साथ आपने खेलना है। बेशक आपको बी टीम मिली है, लेकिन वो ग्राउंड नहीं है, वो तमाम सही हो गई। अब तो सही हो गई ना, अब देखिए तैयारी तो नहीं की है, ऐसे लगता है तैयारी नहीं हो या ए टीम हो, हमें अपने ऊपर फोकस करना होगा कि हमारी टीम कहां पर स्टैंड कर रही है। और जब तक हम सिर्फ 1-2 प्लेयर्स पर रिलाई करेंगे, अब यकीन जानिए कोई बड़ी कामयाबी आप नहीं ले सकते। बट बहरहाल यू नेवर नो विद पाकिस्तानी टीम। सो कल जो मैच होगा उस पर ही डिसाइड होगा कि T20 मैच जो है वो किसके सीरीज उसके हक में जा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमेशा हम सवालात उठाते हैं अपने हेल्थ सिस्टम के ऊपर, जिस पे हर गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी अपनी कैंपेन के अंदर या अपनी पूरी गवर्नमेंट के दौरान कहीं ना कहीं उसका जिक्र करती रहती है कि हम गरीबों के लिए हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं और उससे मुंसलिक जो टीचिंग हॉस्पिटल है, खासतौर पर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, उनको अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड होता क्या है? क्या गरीबों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं? क्या जदीद तरीन हेल्थ का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है? क्या वाकई में एक गरीब आदमी यहाँ पर हेल्थ के हाथों मजबूर होकर अपनी जान गवा देता है? असल ग्राउंड रियलिटी है क्या? इस पर आज हम बात करें। बिल्कुल, और हम ये भी देखेंगे कि जो गवर्नमेंट दावे करती है उसमें 1% भी जो बजट एलोकेशन है वो क्यों नहीं की जाती जीडीपी की, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ग्राउंड रियलिटी में क्या नज़र आ रहा है? जब से 18वीं तरमीम आई, क्या कुछ बेहतरी हुई? और इन तमाम सिचुएशन पर हम किस तरह से आगे बेहतर कर सकते हैं? पाकिस्तानी हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है? हम बात करेंगे। सीनियर 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर परवेज़ हैदर साहब, जिन्होंने 35 साल जिनका तजर्बा है हेल्थ सिस्टम में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्होंने बड़े सीनियर पोस्ट पर काम भी किया है। तो वो हमें बताएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो हेल्थ सिस्टम है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। डॉक्टर परवेज़ हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट 1% भी एलोकेट नहीं कर पाती है, जो कि कहा जाता है कि 1% हम देंगे जीडीपी का या फिर बजट का। क्या वजह है कि आखिर हम कहाँ पर लैग करें? हम हेल्थ सिस्टम में क्यों नहीं बेहतरी ला पा रहे हैं? असल में सर, हेल्थ पे तो मिनिमम 5% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, इंटरनेशनली ये है। लेकिन गवर्नमेंट सब कर्जे लेती है हेल्थ और एजुकेशन के लिए, लेकिन अफसोस है कि उस पर खर्च नहीं करती। हालांकि अगर हेल्थ पे खर्च किया जाए वो एक और दूसरे तरीके से आपके पास वापस आ जाता है, इस तरह कि आपकी नेशन सेहतमंद होगी। बीमार आदमी ना सिर्फ फैमिली पे बोझ होता है बल्कि वो मुल्क पे भी बोझ होता है, नेशन पे बोझ होता है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस ये है कि बिल्कुल इस
चीज़ पे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने कभी सीरियस तवज्जो ही नहीं दी। अब आप देखें, इवन अमेरिका में इधर उधर बड़े जो इतने अमीर तरीन मुल्क हैं वो फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हम लोग कहते हैं जी फ्री ट्रीटमेंट है, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, सब लोग ले लें। उसमें ये होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जोर वाले होते हैं, उनको मिल जाती है। गरीब वैसे ही पर्ची पकड़ के लाइन में लगा होता है बेचारा, और उसका रश इतना होता है रश इतना होता है कि जो उसको इज्जत मिलनी चाहिए ना, असल में हॉस्पिटल का, डॉक्टर का जो कस्टमर है वो पेशेंट है। बिल्कुल, कस्टमर को दुनिया में हर जगह इज्जत मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा उस बेचारे की सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजर किया जाता है कि ये उसी की बर्दाश्त है जो वो ये बर्दाश्त कर जाता है। माँ बच्चे को उठाए खड़ी है खड़ी है खड़ी है, घंटों खड़ी। गरीब घर में वो कोई कार में बैठ के नहीं आई, बिल्कुल, ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, वो बेचारी पैदल चल के टांगे में बैठ के किसी तरह आई पहुंची है। 35 साल में हैरानी होती थी कि ये इतना इसको अजीब, उन्होंने पहले 1 रुपया पर्ची होती थी, 1 रुपया। अब आप ज़रा अपनी जेब में तलाश करके दिखाएं यहाँ पूरे स्टूडियो में, सही बात है, 1 रुपया किसी के पास नहीं होगा। और उसमें फिर उसको बाद में गवर्नमेंट ने वो 1 रुपये भी शुक्र है माफ़ कर दिया। वो हुआ ये कि मैं बड़ा परेशान होता था कि 1 रुपया होता नहीं था, और वहाँ पे पर्ची बनाने के लिए लोग लड़ते थे हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ कि हमें लगाओ। कोई 5 रुपये दे गया, कोई 10 रुपये दे गया, उन्होंने अपने पास रख लिया। उस बेचारे की जान पे बनी होती थी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट को 100 दफ़ा कहा कि जी खुदा के वास्ते, मैं तो जी टीचिंग अस्पतालों में लास्ट मेरी पोस्टिंग सरगोदा थी, मुझे तो जहाँ जहाँ मसाइल पैदा होते थे अपने आप ही गवर्नमेंट लगा देती थी, ना मेरी कोई सिफारिश होती थी। डेरा गाजी खान में मैं 6 साल रहा, तो लेकिन मुझे अफसोस ये, तो मैंने तो फिर वो किया कि पर्ची फीस ही बंद कर दी, वहाँ एक डब्बा रख दिया कि जिसकी मर्जी है पैसे डालना डाले, नहीं डालना ना डाले। सही। तो महीने के आते थे 60-70 हज़ार पेशेंट, वो सारे कहते हैं कि जी 1 रुपये के हिसाब से 60-70 हज़ार तो जमा कराने पड़ेंगे। तो हमने 1-2 डोनर्स तलाश कर रखे थे। हम उनको कहते थे यार जितनी कम हो ना वो खुदा के लिए तुम जमा करा देना। वो अक्सर होता 70 हज़ार के बजाय 50 हज़ार इकट्ठे होते, 55 हज़ार, 10-12 हज़ार हम जाते। सिर्फ ये गवर्नमेंट के जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं ना, ये ने पता नहीं कि वो एम्प्लॉइज़ उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं और मरीज़ कितना सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। और ये अब तो 1 रुपया बढ़ के ऑब्वियसली 10 रुपये या 20 रुपये भी बीच में कर दी गई थी। सिस्टम असल में बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर आपने रश और पेशेंट लोड की बात की, क्या वजह आप समझते हैं? क्या हमारे सरकारी अस्पताल काफ़ी नहीं है? हम अगर पंजाब की बात करें जहां आपने सर्व भी किया, शहर लाहौर की बात करें, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में आप जाकर जब मरीजों से पूछते हैं तो दूर दराज के इलाकों से लोग लाहौर का रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने डिस्ट्रिक्ट या देर एंड देन ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हर ज़िले में, हर जगह पर हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि पेशेंट लोड एक ही हॉस्पिटल पर कम हो सके और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उनको उनके डोर स्टेप पर मिल सके? जी, इसकी तो बहुत ज़रूरत है। आप बिलीव करें कि मैं सरगोदा में था और सरगोदा में पेशेंट आते थे भक्कर से, मियाँ वाली से, 4 घंटे का सफ़र करके आते हैं। बिल्कुल, आप अंदाज़ा करें, मैंने वहाँ से देखा खुशाब का अस्पताल था, छोटा सा था। अब हमारी सरगोदा की 6 तहसीलें थी, उनमें एक के अलावा किसी में गायनिकोलॉजिस्ट ही नहीं थी। लो बताएं, गायनिकोलॉजिस्ट का ना होना। अच्छा जी, एनेस्थीसिया वाला नहीं था। अब शुक्र है डॉक्टर तो ज़्यादा बन गए हैं, अब गवर्नमेंट के पास ज़ाहिर है पैसे भी नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। अब वो ले के डिग्री हाथ में फिर रहे हैं, 75 लाख रुपए खर्च करके जो उन्होंने माँ बाप ने उनको लेके दिए। वो खुदा के लिए आप यूज़र चार्जेस लगाएं। आपको मैं बर्न पेशेंट का बताऊं कि बर्न पेशेंट का अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराएं तो अगर ज़रा बड़ा बर्न हो थोड़ा सा तो वो 10-12 लाख रुपए लगेंगे, प्राइवेट कराएं तो 50 लाख रुपए। जी जी।
अब मुझे बताएं 50 लाख रुपया, इसी तरह आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले हार्ट की होती थी कि जी मरीज को 2 4 6 गोलियां दे दी, धड़कन नॉर्मल होगी तो ठीक है वरना ना सी। अब तो वो फटाफट एंजियोग्राफी मशीन पे लटा के उसकी वो क्लॉट निकाल देते हैं। तो डॉक्टर साहब आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये सिस्टम हम आपने देखे हैं 35 साल में, आपने देखा, क्या आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल्स में, चाहे वो खर्च के लिए चीज़ें हों या फिर अद्वियात हों या बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होती हैं, उसमें कुछ बेहतरी नज़र आई है आपको? अगर नहीं आई है तो कहाँ कहाँ पर नहीं आई? देखें सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर हम कहें ना कि हम पहले से इम्प्रूव हुए हैं, चंद बड़े बड़े शहरों में जहाँ टीचिंग अस्पताल है कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन असर ये पड़ा है कि जहाँ फैसिलिटी देते हैं दूसरे शहरों का रश भी वहीं आ जाता है। यहाँ जरा बच्चों के अस्पताल आप जाकर देखें क्या हाल होता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर साथ सबसे बड़ी बात है, हम ये सोचते हैं कि हमारी तरक्की हो रही है, तरक्की नहीं हो रही, हम पीछे जा रहे हैं। अब एक मुल्क एक फर्ज करो सफ़र कर रहा है 80 किलोमीटर की स्पीड पे, हम पहले 10 किलोमीटर पे थे, अब 20 पे आ गए। हम साल बाद तो हमारे उसके दरमियान तो फासला और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। असल में हमें 160 किलोमीटर की स्पीड पे सफ़र करना चाहिए, तब हम वो फासला कम चल रहे हैं उस तरफ। क्या हमको लग रहा है आपको कुछ गवर्नमेंट चाह रही है कुछ ना कुछ, या फिर? देखें जी, ये जो हर चीज़ है ना सियासी यूज़र चार्जेस लगाएं, मरीज़ को आदत डालें थोड़े से पैसे खर्च करने की, जिस तरह आपने उसको आदत डाली है टेलीफोन का लोड कराने की। चर्चिल को जब हिटलर ने चैलेंज किया तो चर्चिल ने कहा कि मैं अपनी कौम को गमों तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं दे सकता। हमने या अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है या सरेंडर करना है, तो आप बता दें। तो उसने जंग ली, तकलीफ। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है करंट सिनेरियो में अगर आप ये बात कर रहे हैं तो वो आइडियल नहीं होगी उस तरह से। एक गरीब आदमी जिसे 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, अगर आउटडोर जाकर अस्पताल में एक सीनियर डॉक्टर को दिखा देता है तो जाहिर है उसके लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ओवरनाइट NHS वाला सिस्टम हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन आपको लग रहा है कि अगर हम करंट सिचुएशन में बात करें, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला आ रहा है जिसपे कहा जा रहा है कि हर शख्स को कार्ड दिया जाएगा, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा और वो प्राइवेटली भी अपना इलाज करा सकेगा, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा? अच्छी तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है, और मरीज़ के पास चॉइस होगी कि वो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल में जाए या दूसरे में जाके इज्जत से इलाज करवा सकता है। लेकिन इसमें आपको वही है कि बहुत सख्त मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेट होता है, उसके नज़र में होते हैं पैसे, बस वो कहता है पैसे कहाँ से बनेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ठीक है ज़्यादती होती है, लेकिन जितने बड़े बड़े, अब कहीं बम का धमाका हो जाए, ज़रा किसी प्राइवेट अस्पताल को कहें तो सही बर्दाश्त करके दिखाए, वो गवर्नमेंट का अस्पताल ही फिर भुगतता है 100 मरीजों को। तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेकिन आप मुझे बताएं गवर्नमेंट का मैंडेट क्या होता है? वो इसी वजह से टैक्स लेती है हेल्थ और एजुकेशन पे ही अवाम से। बिल्कुल। और जिस चीज़ का टैक्स लेती है उसमें जो बजट एलोकेशन है वो उतना कर नहीं पाती है। ये बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर परवेज तरीके से करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यू रेज्ड सच पॉइंट्स जिसको गवर्नमेंट को सोचना होगा, अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट ने इलेक्शन लड़ना होता है और वही बात है कि अपने मैंडेट और कैंपेन का हिस्सा बनाना होता है। और हेल्थ सिस्टम में कुछ बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ में बेहतरी आ रही है, वो हमारे बिहेवियर्स पे है। और ये देखिए कि किस तरह से एक जो शोहर है अपनी बीवी को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा है। वीडियो वायरल हुई और बड़ा अच्छा लगा देखकर, वेरी क्यूट। कि आप देखें कि आप जहां पर हम डिप्रेसिंग चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, इंकरेजिंग चीजें भी डिस्कस करने चेंज हो रहा है, कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं हमारे माशरे में। ये बड़ा जरूरी है, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसके साथ के लिए हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।